नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाई एस राघव क्लासेस जो है स्टडी पॉइंट के नाम से। जब आप इसे YouTube पर सर्च करें तो वाई एस राघव क्लासेस के नाम से सर्च करिएगा, क्योंकि मैंने हाल ही में अपना नाम चेंज किया है YouTube चैनल का और वो अपडेट हो गया है। वीडियो दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता। ठीक, तो वाई एस राघव क्लासेस के नाम से इसको सर्च करिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि मैं यहाँ आपके सामने कला का डे बाई डे और वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जो वीडियो शूट करने के बाद अपलोड की जाती है, जो आपके लोगों के पास पहुँचती है, जिसमें मैं अब तक टोटल 11 वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जिसमें आपकी 4 वीडियो कला के परिचय की, जो आपका कला का परिचय है, उसके बाद कला के तत्व की 4 वीडियो मैंने बनाई थी और 2 वीडियो बनाई थी भारतीय षड्यंत्र सिद्धांत की। और उसमें एक वीडियो मैंने जो कला में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पार्ट हमें आगे लेकर जाना है उसके बारे में मैंने डिटेल आपको बताया था। अब आज के जो सेशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत छोटे टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, क्योंकि कला के सेक्शन में राष्ट्रीय ध्वज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो केसरिया रंग है, वो जो केसरिया रंग है वो क्या प्रदर्शित करता है, या वो किस चीज का प्रतीक है, या किस धर्म को निरूपित है, या किस धर्म को समर्पित है। वहीं अगर बात करें हम तो जो हरा रंग है वो किस धर्म को समर्पित है, या क्या उसका क्या प्रतीक है। अशोक चक्र जो है वो कब जो चरखे की जगह पर अशोक चक्र कब लगाया गया, भारतीय नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग का जो जो इतिहास है वो क्या है। तो इसमें एक छोटी छोटी चीजों पर हम बात करेंगे और छोटे छोटे सेक्शनों को हम यहाँ देखेंगे। और होप मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंडियन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में इससे ज्यादा चीजें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और बात करता हूं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, और यहां से आने वाला हर एक क्वेश्चन आपका कवर होगा। दूसरा टॉपिक जिसके बारे में हम आज की ही वीडियो में बात करेंगे वो आपका टॉपिक है हमारे जो भारतीय कला सांस्कृतिक केंद्र है, मतलब हमारे भारत में जो सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए, तो वो सांस्कृतिक केंद्र कहाँ कहाँ हैं, उनके हेडक्वार्टर क्या हैं, तथा वो जो सांस्कृतिक केंद्र जैसे दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र हमारा का जो हेडक्वार्टर है या किस राज्य में पड़ता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल हमारे सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और उसके बाद बात करेंगे हम सांस्कृतिक केंद्र के बारे में। तो चलिएगा बात करते हैं। यहाँ जरा मैं लाइटिंग बढ़ा देता हूँ उसकी। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय ध्वज, और यहां से हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है, एक मिनट मैं देख लेता हूं दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ सब दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करें। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो वो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका इतिहास क्या रहा है। देखिए हमें याद आता है अपना, जब हम परतंत्र थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, और हमारे देश में बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए थी। गांधी जी अपने हिसाब से सत्य और अहिंसा के पाठ पर लड़ रहे थे। वहीं अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे क्रांतिवीर थे जो अपने प्राणों का बलिदान देके अपने देश को स्वतंत्र करा रहे थे। और वहां से चीजें हमारे आगे आगे इतिहास में जैसे हम पन्ने पलटते हैं तो देखते हैं कि इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां से हमें आज भी सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि वही एक घटना ऐसी हुई, तो अगर हम राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे हम हिस्ट्री से ही लेकर चलेंगे। तो बात करें हम इतिहास की, राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या मतलब पट्टियां कब लगी गई और क्या चीजें थी, कौन कौन से रंग लगाई गई। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा दोबारा से इसको
सेटिंग करता हूँ, क्योंकि इसकी सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, और क्योंकि जो पीछे लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। वेट करिएगा। हाँ, अब साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल ठीक। तो मैं बात करने जा रहा था कि जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, हाँ ठीक, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका इतिहास क्या रहा है। तो अगर हम राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहला सन मालूम पड़ता है, और जिस सन की हम बात करते हैं 1921। अब 1921 में इतिहास में क्या घटना हुई, तो आपको एक चीज मालूम होगा, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने एक ऐसी अभिकल्पना की थी 1921 में, और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा कि हमारा जो देश है, हमारे देश का एक ऐसा प्रतीक होना चाहिए, हमारे देश का एक ऐसा ध्वज होना चाहिए जो हमारे देश को विदेशों में या और सभी जगह जाकर क्या करे, तो हमारे देश को क्या करे, प्रदर्शित करे या समर्पित हो, हमारे देश को समर्पित हो या हमारे देश को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ठीक, तो ऐसी अवकल्पना की गई थी, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो लिखिएगा 1921 में गांधी जी ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना की थी, या कल्पना की थी। तो जब गांधी जी ने राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की 1921 में, तो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनर थे, जिन्होंने हमारे ध्वज को डिजाइन किया, तो वो कौन थे। तो अगर हम डिजाइनर की बात करें तो इसका जो डिजाइन किसने तैयार किया, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया, तो वहां महान डिजाइनर कौन, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था। लेकिन अगर हम यहां से आगे बात करें, तो जो उन्होंने डिजाइन तैयार किया राष्ट्रीय ध्वज का, उसमें उन्होंने दो पट्टियां रखी थी। पहली पट्टी रखी थी उन्होंने केसरिया, और दूसरी पट्टी रखी थी उन्होंने कौन सी, हरी पट्टी। और उन्होंने कहा था कि जो केसरिया रंग है वो रिप्रेजेंट करता है हिंदू धर्म को, और जो हरा रंग है वो रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम धर्म को। ठीक, और उन्होंने चरखा लगाया था, जो गांधी जी जिससे सूत काटा करते थे, उस चरखे का वहां क्या किया था, एक प्रतीक लगाया था ध्वज पर। तो अगर बात करेंगे वहां उनकी जो डिजाइन में क्या था कि उन्होंने केसरिया रंग, लाल रंग या केसरिया रंग, हरा रंग और चरखे का डिजाइन उन्होंने तैयार किया। लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़े, तो आगे बढ़ के गांधी जी ने जब बहुत कुछ सोचा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में केवल हिंदू या मुसलमान ही नहीं रहते, बहुत से अन्य धर्म ऐसे भी हैं जो हमारे देश में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे देश में रहते हैं। ठीक, तो उन्होंने उनके लिए 1928 में क्या किया कि उसमें एक पट्टी जोड़ दी गई, और जिस पट्टी का नाम, जो जिस रंग की जो पट्टी जोड़ी गई वो कौन सी थी, सफेद रंग की पट्टी उन्होंने जोड़ दी। और उन्होंने कहा कि जो सफेद रंग है वो बाकी सभी धर्मों को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद हमें सन याद आता है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया। तो अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा जिसका जो प्रारूप हम इस समय देख रहे हैं, जिस ध्वज को हम इस समय देख रहे हैं,
वो ध्वज ध्वज जो है किस समय अपनाया गया था? तो वो ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने से कुछ समय पहले 22 जुलाई 1947 को जो भारत की संविधान सभा थी उस समय की, जो संविधान बनाने का काम कर रही थी, ठीक, तो उसके द्वारा क्या कर लिया गया कि जो आपका जो तिरंगा था, जो राष्ट्रीय ध्वज था, नेशनल फ्लैग था, उसको क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। लेकिन जो उन्होंने अपनाया उसमें कुछ बदलावों के साथ अपनाया था। तो इसी डेट को उसमें क्या क्या बदलाव हुए ध्यान दीजिएगा। पहला बदलाव हुआ उसमें, बदलाव क्या हुए? तो बदलाव हुए तो पहला बदलाव हुआ कि चरखे के स्थान पर अशोक चक्र, अशोक चक्र, ठीक, चरखे के स्थान पर क्या लिया गया? अशोक चक्र लिया गया। दूसरा बदलाव हुआ कि उसका जो अनुपात है, अनुपात 3:2 का रखा गया। क्या रखा गया? 3:2 का, लंबाई गुणा चौड़ाई का। जो लंबाई गुणा चौड़ाई का जो अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज का, वो क्या रखा गया? 3:2 रखा गया। तो इन कुछ बदलावों के साथ उन्होंने क्या कर लिया? इसको अपना लिया। अब जैसे ये अशोक चक्र का जो उन्होंने नाम रखा, वो क्या रखा? तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। और उसको 3 पट्टियां, 3 रंग की पट्टियां, कौन सी? केसरिया, ठीक, उसके बाद सफेद और हरी, 3 रंग की पट्टियों के साथ, इसलिए इसको क्या बोला गया? तिरंगा, मतलब 3 रंगों से रंगा, ठीक। और बीच में उसके क्या था? अशोक चक्र, मतलब चक्र था, ठीक। तो ये है आपका राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। और राष्ट्रीय ध्वज के लिए क्या क्या चीजें की गई। इससे पहले भी राष्ट्रीय ध्वज के लिए, मतलब ध्वज के लिए की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ नहीं की गई। जैसे कि सबसे पहले 1857 में जो हमारा पहला आंदोलन माना जाता है, क्रांति, जो जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है 1857 का, उसमें भी आपको मालूम है एक झंडा लगाया गया था, और उस झंडे के नीचे सभी पूरी जो स्वतंत्रता के लिए जो भी क्रांतिकारी घटनाएं थी वो सारी की सारी हुई थी। और धीरे धीरे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने भी एक अभिकल्पना की थी ध्वज के लिए, ठीक, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के लिए सबसे पहले अभिकल्पना करने वाले व्यक्ति कौन थे? गांधी जी। अब उसके बाद अब बात करते हैं हम कला से संबंधित चीजों को, और देखेंगे कि जैसे अशोक चक्र है, उसमें जो चक्र है वो किस रंग का है। क्योंकि कला में अगर क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से इतिहास में क्वेश्चन ये बन सकता है, कला में भी बन सकता है, क्योंकि आर्ट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से ही जो सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी या DSSB या आपका कोई भी स्टेट के लेवल पर आर्ट का जो पेपर होता है, या अगर हम बात करें कि जो आपका पार्ट है किसका, यूजीसी नेट का, उसके बाद LT ग्रेड का, तो जितने भी एग्जाम जो आर्ट से संबंधित होते हैं वहां हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन कला और साहित्य से संबंधित जो टॉपिक कला और साहित्य से संबंधित रहा होगा, जैसे अकबर हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन अकबर ने कला और साहित्य में क्या दिया हमें, वो हम किस में पढ़ते हैं? आर्ट के सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जिससे आप बाद में नोट कर सकें, और साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कला संबंधी ध्वज से जो रंगों का पार्ट है उसकी। ध्यान दीजिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम लेते हैं अशोक चक्र को। अशोक चक्र, देखिए अगर हम चक्र की बात करें तो ये चक्र लिया गया है कहां से? अशोक चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से, स्तंभ
से लिया गया है? जो अशोक चक्र वो कहां से लिया गया? सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। दूसरा, इस जो चक्र का जो रंग है इसका नेवी ब्लू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेवी ब्लू। इसमें जो कुल तीलियां हैं, कुल 24 तीलियां इसमें हैं। कितनी तीलियां हैं? 24। उसके बाद अगर हम बात करें तो चक्र जो है वो जो तिरंगे में, जो संविधान में इसका जो नाम रखा गया है वो क्या नाम रखा गया है? तो इसको धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इसके प्रतीक की बात करें कि इसका मतलब क्या प्रतीक है या इसका अर्थ क्या है राष्ट्रीय ध्वज में, तो देखिए अशोक चक्र निरंतर गति या गतिशीलता को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? ये निरंतर गति या गतिशीलता को दर्शाता है। उसके बाद अब अगर हम दूसरे की बात करें तो जो दूसरा रंग इसमें आता है वो आता है आपका कौन सा? केसरिया रंग। कौन सा रंग आता है? केसरिया रंग आता है। अब ये केसरिया रंग का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। जो केसरिया रंग है यह हिंदू धर्म को समर्पित है। किस धर्म को समर्पित है? ये हिंदू धर्म को समर्पित है। उसके बाद केसरिया रंग बलिदान, साहस, पराक्रम और वीरता को दर्शाता है, का प्रतीक है। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, ठीक, और वीरता या पराक्रम का ये क्या है? प्रतीक है। उसके बाद आगे बढ़े। अगला जो रंग आता है जिसके बारे में बात करें, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर से इरेज करूंगा, ठीक। चलिए आगे अगर बात करें तो जो अगला रंग आता है हरा रंग, तो हरा रंग क्या प्रदर्शित करता है? तीसरा, हरा रंग या हरी पट्टी क्या प्रदर्शित करती है? यह मुस्लिम धर्म को समर्पित है। ठीक, और अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है? तो हरा रंग ताजगी व प्रगति को या प्रगति का प्रतीक है। ठीक, किसका है? ताजगी या प्रगति या हरियाली का प्रतीक हम कह सकते हैं, हरियाली का प्रतीक है। चौथा इसमें आता है,
चौथे में अगर बात करें तो सफेद रंग, या सफेद पट्टी, यह बाकी बचे हुए धर्मों को समर्पित है। और सफेद जो रंग है वो किसका प्रतीक है, तो लिखिएगा यह शांति, ऐसे लिखिए सफेद रंग शांति व ईमानदारी का प्रतीक है। ठीक, तो ये तो बात हुई हमारे किसकी, राष्ट्रीय ध्वज की। अब इसमें हम दो बात और कर लेते हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं। चलिए हम दो बात कर लेते हैं। हम जिस चीज में कंफ्यूज होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होता कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगीत किसने लिखा, राष्ट्रगीत जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है। ठीक, राष्ट्रगान जो लिया गया है वो कहां से लिया गया, राष्ट्रगान सबसे पहली बार कब गाया गया था। ठीक, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रगीत की। दो पॉइंट और लिखने हैं हमें, राष्ट्रगीत नहीं राष्ट्रगान की बात करेंगे हम सबसे पहले। आपको मालूम है हमारा राष्ट्रगान क्या है, हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा राष्ट्रगान है। अब ये हमारा राष्ट्रगान का इतिहास क्या है, तो देखिए हमें सन याद आता है 1911। 1911 में हमारे जो भारत में, जब हमारा जो भारत जो है वो जो ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो उस समय वहां हमारी दो घटनाएं हुई थी। पहली घटना क्या हुई थी कि पहली घटना ये हुई थी कि हमारे जो दिल्ली दरबार है वो लगाया गया था। और दिल्ली दरबार जो है 1911 में इसलिए लगाया गया क्योंकि पहली घटना ये थी कि कलकत्ता से जो राजधानी है वो शिफ्ट की गई थी कहां, दिल्ली में, और 1912 में आधिकारिक तौर पर उसको मान्यता दे दी गई थी। दूसरी घटना ये हुई थी कि जो बंगाल विभाजन 1906 में किया गया था, ठीक, और जिस समय स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया हिस्ट्री में। ठीक, तो जो बंगाल विभाजन जब 1906 में किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक, तो उस बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था। ठीक, और उसके बाद जब दिल्ली दरबार लगाया गया तो ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम भारत में आए और भारत की यात्रा पर आए। उस समय बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार या कहें महान कवि, ठीक, महान कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक गीत गाया था, एक गीत गाया था जिसको राष्ट्रगान बोला गया बाद में जाकर। और वो गान था कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, मतलब भारत के जो भाग्य विधाता है वो कौन है, जॉर्ज पंचम, ऐसा उन्होंने गीत गाया था। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, तो इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, बंगाल शैली के महान कलाकार इसके रचयिता हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां इसके बारे में और बताऊंगा। गीतांजलि के लिए, गीतांजलि जो इनका नोवेल था, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ, RNT में लिख रहा हूं, रविंद्रनाथ टैगोर, RNT, ये शॉर्ट फॉर्म है, रविंद्रनाथ टैगोर ANT, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर RNT, ठीक।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसके देने के पीछे कहानी यह है कि उस समय जो जॉर्ज पंचम थे, वो जो नोबेल प्राइज देने वाली जो कमेटी होती, उस कमेटी के क्या थे, सदस्य थे। और जब ये कहा उन्होंने उसकी निरूपित किया गया, तो जो उन्होंने गीता कृति के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या दिलवाया गया, नोबेल प्राइज दिलवाया गया था। और साहित्य में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम राष्ट्रगीत की। राष्ट्रगीत, आपको मालूम है कि राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये क्या है, हमारा राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगीत के जो रचयिता हैं, राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्होंने इसको, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको किस में लिखा था, तो ये लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के नोवेल या साहित्य या पुस्तक, किससे, ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। ठीक, चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये था आपका जो पार्ट है, जिसको हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। एक एक पॉइंट मैंने बारीकी से यहाँ समझाया, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे, और बात करूंगा यहाँ जो सेकंड पार्ट था, जो मैंने शुरुआत में बताया था, जो आपका कला सांस्कृतिक केंद्र, भारत के जितने भी कला सांस्कृतिक केंद्र, उसके बारे में बात करूंगा। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस उसके बारे में याद रखना है कि उसका हेडक्वार्टर क्या है और वो किस राज्य में पड़ता है, और वो कौन कौन सा कला सांस्कृतिक केंद्र है। जैसे पूछ ले, बताइए उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है, कला सांस्कृतिक केंद्र, वो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो दक्षिण सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है। ठीक, तो या ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो आपका शांति निकेतन कलकत्ता, मतलब पश्चिम बंगाल जो है, वो जो सांस्कृतिक केंद्र है वो किस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन वहां पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालिएगा, कला, भारतीय कला सांस्कृतिक केंद्र। भारतीय कला सांस्कृतिक केंद्र। जो भारतीय कला सांस्कृतिक केंद्र हैं वो कितने हैं, ठीक, भारतीय कला सांस्कृतिक केंद्र। देखिए भारत में जो टोटल कला सांस्कृतिक केंद्र है वो कितने हैं, वो है 7। तो कुल कितने हैं, तो कुल 7 कला सांस्कृतिक केंद्र हैं। केंद्र है, ठीक, कुल कितने कला सांस्कृतिक केंद्र हैं, 7। अब वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको हम समझेंगे एक किससे, ग्राफ से। देखिए जैसे हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारी 4 है, और वो कौन कौन सी, तो सबसे पहले आती है आपकी कौन सी, उत्तर, दूसरी आती है आपकी पूर्व, ठीक,
तीसरी है आपकी दक्षिण, चौथी आपकी पश्चिम। ठीक, तो ये टोटल आपकी 4। उसके बाद अब यहां से आता है आपका एक पार्ट उत्तर मध्य। ठीक, उत्तर मध्य। उसके बाद दक्षिण, केंद्रीय या मध्य। उसके बाद आता है आपका उत्तर पूर्व। ठीक, तो ये टोटल आपके 7 कला सांस्कृतिक केंद्र हैं जो आपके सामने है। और ये कहां कहां पड़ते हैं, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें हम, तो जो आपका उत्तर जो कला सांस्कृतिक केंद्र है वो पड़ता है आपके पटियाला। और पटियाला कहां पड़ता है, आप सबको मालूम, वो पड़ता है पंजाब में। तो पटियाला पंजाब में आपका कौन सा है, उत्तर। अब बात करें हम उत्तर पूर्व की, तो जो उत्तर पूर्व जो पड़ता है वो पड़ता है दीमापुर। और दीमापुर कहां पड़ता है, वो पड़ता है नागालैंड में। ठीक, उसके बाद अगर पूर्व की हम बात करें तो ये पड़ता है शांति निकेतन। शांति निकेतन, ठीक, कहां, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद अगर बात करें हम दक्षिण केंद्रीय या दक्षिण मध्य जो पड़ता है वो पड़ता है आपका नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक, उसके बाद जो दक्षिण केंद्र पड़ता है वो पड़ता है आपका तंजावुर। और तंजावुर कहां, तमिलनाडु। और जो आपका पश्चिम पड़ता है वो पड़ता है आपका कहां, उदयपुर। उदयपुर कहां, राजस्थान में। ठीक, और जो उत्तर मध्य पड़ता है जो इंपोर्टेंट भी है हमारे लिए, वो है आपका प्रयागराज या कहें इलाहाबाद। और मुझे बताने की जरूरत नहीं ये कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये है टोटल आपके 7 कला सांस्कृतिक केंद्र। और मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये पता लगाएंगे कि जो इलाहाबाद वाला कला सांस्कृतिक केंद्र है वो किस सन को और कब जो है कला सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया था। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट और आज का जो सेशन, जिस सेशन में हमने बात की किसकी, एक राष्ट्रीय ध्वज की बात की, हमने राष्ट्रगान की बात की, राष्ट्रगीत की बात की, और हमने बात की भारत के कला सांस्कृतिक केंद्र की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं साइड हट जाता हूं। चलिए, तो आज की सेशन को हम यही रोकते हैं और कल हम बात करेंगे जो भारत के जो कला से संबंधित जो कला पद्धतियां होती हैं, जैसे वास्तु पद्धति क्या है, जैसे टेम्परा माध्यम क्या है, फ्रेस्को की कितनी विधियां होती है, भित्ति चित्रण किस किस माध्यम से किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं उसकी हम बात करेंगे कल के सेशन में। और कल आपकी जो वीडियो आपके अपलोड कर दी जाएगी और मैं बहुत जल्द इसका टाइम डिसाइड करने वाला हूं। मैंने पहले भी डिसाइड किया था लेकिन किसी कारणों से इधर उधर टाइम हो गया। ठीक, तो चलिए बात करते हैं
आगे। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी तरफ से आप खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, ठीक। पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत है तो सब कुछ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।